नमस्कार, मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मिड कैप शेयरों में जो एक्शन है वो भी हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही आपको कमाई के मौके बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं अक्षय भागवत साहब, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन सबके बीच में जरा मैं मार्केट चेक ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास पहुंचूंगा। तो आप देखिए, इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन दबाव देखने को मिल रहा है। 100 अंक टूटकर निफ्टी 26,100 के पास। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 215 अंकों की गिरावट है, 59,550 के पास बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। दोनों ही इंडाइसेस लाल निशान में। मिड कैप पर भी इस वक्त 0.5% से ज्यादा का दबाव देखने को मिल रहा है। 60,286 के स्तर पे इस वक्त मिड कैप 305 अंकों की गिरावट यहां पर हम देख पा रहे हैं। स्मॉल कैप में भी कमोबेश वही हालात है, लेकिन यहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा है। हमने आखिरी सेशन में भी देखा था कि स्मॉल कैप में एक प्रेशर जरूर देखने को मिला था पिछले हफ्ते, और यहां पर लगभग 1% की गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। 17,350 के पास स्मॉल कैप। अगर हम बात करें निफ्टी के गेनर्स की, तो आप देखेंगे HDFC लाइफ लगभग 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी का टॉप गेनर टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, TCS, सभी आईटी पॉकेट्स इस वक्त आधे से 1% मजबूत होते हुए। अगर हम लूजर्स की लिस्ट लाएं तो जिस तरह के केओस रहा है, जिस तरह की मुश्किलें रही हैं इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के साथ, उसका इंपैक्ट आज भी लगभग 5% टूटता हुआ इंडिगो का शेयर। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को देखें तो यहां पर लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस और बजाज ट्विंस जो कि शुक्रवार वाले दिन कहीं ना कहीं अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आज मुनाफा वसूली है दोनों ही स्टॉक में। इसके अलावा JSW स्टील और इटर्नल में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब है। 755 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में यानी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो वहीं 2010 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर कमजोरी हावी है। तो यह था बाजार का पूरा ब्यौरा। अक्षय, जरा बताएं क्या नजरिया बन रहा है खासतौर पे बाजार को लेकर आज के दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। और अमूमन हम पिछले कुछ हफ्तों से यही देख रहे थे कि पहला जो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन होता था वो पॉजिटिव ट्रेंड्स के साथ शुरुआत होता था, लेकिन आज वो ट्रेंड पर ब्रेक लगता हुआ। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, बाजार एक रेंज के दायरे में काफी समय से सीमित है। आपका रेंज जो है 26,300, ये ऊपर का रेजिस्टेंस बैंड है, और जो सपोर्ट है वो 25,800 है। अभी फेड का इवेंट जो 9 और 10 तारीख को ऐसे मार्केट कीनली वॉच कर रहा है, और इसके चलते थोड़ी सी जो है आज हफ्ते का कारोबार थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट हुआ है। तो इंट्राडे थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट होने के संकेत हमें बाजार से मिल पा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो 26,150 का रहेगा। और थोड़ी सी अगर मार्केट यहां से गिरती है तो 26,020-25 के आसपास सपोर्ट लेगा, ये हमारा मानना है। तो कुल मिला के एक रेंज बाउंड दौर चलेगा मार्केट में, जिसमें इंट्राडे में हल्का सा नेगेटिव रहने की हम सुझाव दे रहे हैं। चलिए, तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं दायरे में ही बाजार फिलहाल नजर आ रहा है। नजरिया यहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव। अक्षय, लगे हाथ अपनी आज की टॉपिक भी बता दीजिए। जी, तो टॉपिक्स हमने दोनों बाइंग की तरफ ही रखी है, और जिस तरीके का ब्रॉडर मार्केट मोमेंटम है उसको कंसीडर करके जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड ऑटो क्षेत्र से, जिसका हमारा टारगेट एस्टिमेशन करीबन 168 और 175 का है। इसमें आपका स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 154 का। दूसरा ट्रेड बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसका टारगेट करीबन 86 और 87 का अनुमान हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और इस ट्रेड में आपको 79.5 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो अशोक लेलैंड और IDFC फर्स्ट बैंक के दो टॉप पिक्स रहेंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ठीक है, तो अशोक लेलैंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पहला टारगेट 85 का, दूसरा 87 का, स्टॉप लॉस यहां 79.5 यानी 79.5 का रखना है। अशोक लेलैंड पहला टारगेट 168 का, दूसरा 175 का, यहां पर स्टॉप लॉस 154 रुपए से नीचे का आपको रखना है। तो ये है राय इस वक्त आती हुई
खास तौर पे। और इस बाजार में दोनों ही कॉल्स अक्षय की बाई साइड की नजर आ रही है। चलिए अब जरा मिड कैप में तेजी कहां पर देखने को मिल रही है, मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने बारी बारी से लेकर आते हैं। तो मिड कैप में आप देखेंगे बीएसई लिमिटेड, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, सुजलॉन और अजंता फार्मा, इन 4 स्टॉक्स में आज मिड कैप में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की बात करें तो यहां पर 4.5% की तेजी हम देख पा रहे हैं। बीएसई लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो लगभग यहां पर 3% की तेजी हम नजर आ रही है। 2800-2900 के स्तर के आसपास अब पहुंचता हुआ बीएसई लिमिटेड पे। सुजलॉन की बात करें तो एक बार फिर यहां पर 2.25% की तेजी और लगभग 52 रुपए के ऊपर 53 रुपए के आसपास जाता हुआ। अजंता फार्मा लगभग 1.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है और 2700 के स्तर की ओर धीरे धीरे जाता हुआ। तो अक्षय, मैंने 4 नाम लिए। टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सबसे ज्यादा यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई लिमिटेड ने भी जिस तरह के दायरे में काफी वक्त तक फंसा था वो टूटने के बाद अब एक अलग जोन में नजर आ रहा है। अब देखिए 2900 के भाव आ रहे हैं धीरे धीरे। सुजलॉन हम देख रहे हैं एक बार फिर मोमेंटम लौटा है और अजंता फार्मा बारी बारी से इन चारों पर राय दीजिए। देखिए, तो चारों स्टॉक में जो सबसे मेरे हिसाब से सुजलॉन छोड़ के बाकी तीनों में एक अच्छा टेक्निकल ट्रेंड बनता हुआ दिख पा रहा है। पर आपको इन तीनों स्टॉक्स में थोड़े से पोजिशनल टाइम होराइजन से होल्ड करके चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं अजंता फार्मा की बात करूं, 2680 का प्राइस एक्शन हमें दिख पा रहा है। आज 2400 का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में। और अगर टारगेट एस्टिमेट करूं मैं तो करीबन 3000 के आसपास पोजीशनल टारगेट अजंता फार्मा में बनता हुआ दिख रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। बीएसई लिमिटेड एक स्टॉक है जिसमें इंट्राडे में काफी तेजी दिख पा रही है। ये एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ड्रिवन काउंटर रहेगा, तो इसको आपको 2975 के टारगेट के लिए राइड करना है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी बीएसई लिमिटेड में। और जो तीसरा स्टॉक है टाटा, मेरी सबसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है। ये मोर ऑफ अ बॉटम फिशिंग स्टॉक रहेगा, क्योंकि गए 3 महीने में हम एक तरफा वीकनेस देखे स्टॉक में, और कहीं ना कहीं 700-725 के सपोर्ट जोन से स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी हम बनते हुए दिख रही है, जिसके चलते स्टॉक में 800 का एक पोजिशनल टारगेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये तीनों स्टॉक होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेंड है तीनों में। सुजलॉन में हालांकि ओवरसोल्ड है, बट कोई क्लियर बहुत वी शेप रिकवरी की फिलहाल संकेत नहीं दिख पा रहे, इसलिए अवॉइड के राय रहेगी। चलिए तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अजंता, बीएसई लिमिटेड, इनमें कहीं ना कहीं होल्ड करने की आपको सलाह। टाटा इन्वेस्टमेंट पे भी नजरिया पॉजिटिव, लेकिन सुजलॉन से फिलहाल दूर रहने की सलाह मिलती हुई अक्षय की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? शुभ प्रभात प्रशांत जी। तो आज की ऑप्शन रणनीति में हम एसबीआई लाइफ रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है पिछले 2 दिनों से। यहाँ पे 20 DMA का सपोर्ट जिसको एसबीआई लाइफ रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है विद बुलिश क्रॉस ओवर इन आरएसआई। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। तो 2020 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है, जो कि हमें 42 के रेंज में मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो 66 रुपीज का है, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 30 रुपीज का। लॉट साइज को देखते हुए 4500 का रिस्क बन रहा है। अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो तकरीबन 9000 रुपीज हमें मिल जाएंगे, अगर हमारा फर्स्ट टारगेट 66 रुपीज अचीव होता है तो एसबीआई लाइफ को 2020 के कॉल ऑप्शन में बाय करने की सलाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। एसबीआई लाइफ 2020 की कॉल दिसंबर वायदा आपको लेनी है। ये आपको 40 से 42 रुपए के प्रीमियम पर लेनी है। लक्ष्य 66 यानी 66 का, स्टॉप लॉस 30 रुपए का रखना है। लॉट साइज 375 का है, तो
हिसाब से मैक्सिमम रिस्क जो है वो 4500 तक का, यानी नुकसान का जोखिम जो है वो 4500 का, और मैक्स रिवॉर्ड्स यानी कि जो मुनाफा है वो 9000 तक बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो आपके सामने लाते हैं। ये बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए इसी के साथ यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपको मिड कैप में कमाई के मौके बताएंगे, कुछ अहम सेगमेंट भी लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। चलिए तेजी वाले स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली, अब मिड कैप में करेक्शन कहाँ है, यानी कि गिरावट कहाँ पर देखने को मिल रही है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। और आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो नजर आ रहा है प्रेस्टीज एस्टेट, M&M फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। प्रेस्टीज एस्टेट्स इस वक्त 3% से ज्यादा टूटता हुआ, M&M फाइनेंस में लगभग 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर लगभग 3.5% का दबाव है, तो वहीं भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी 3% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय, इन चारों स्टॉक्स में से कहीं आपको ऐसा लगता है कि गिरावट में कोई खरीदारी का मौका बन रहा है, कोई ऐसी स्टॉक का जो आपका फेवरेट हो? जी, तो तीनों चारों स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग गहरी दिख पा रही है। और अगर इनमें सबसे बेस्ट स्टॉक मुझे चुनना है तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका करंट मार्केट प्राइस 358 रहेगा, इसको आप थोड़े से डिप में बाइंग के लिए चुन सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि स्टॉक ने 2 हफ्ते पहले एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था 340 के स्तर पे, और 340 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टर्म के दायरे से बनता हुआ दिख रहा है। 358 एक का करंट मार्केट प्राइस है, तो अगर 340 और 345 के हल्की सी गिरावट में आपको दोबारा स्टॉक में एंट्री करने के लिए मौके मिले तो जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली ये बहुत ही एक मजबूत पैटर्न है। और इसके चलते सपोर्ट से वापस स्टॉक रिकवर करेगा तो 390 और 400 की ओर आपको ये स्टॉक वापस जाता हुआ दिख सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक ट्रेड में 330 का बनाना है। चलिए, तो M&M फाइनेंस जो है वो पसंद आता हुआ अक्षय को। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें मैक्स फाइनेंशियल्स लेकर आइए ज़रा, और यहाँ पर हम 1.25% की तेज़ी मैक्स फाइनेंशियल में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्यूमिंस इंडिया में भी 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। PB फिनटेक भी आज लगभग 1.5% मजबूत होता हुआ। अक्षय ज़रा बताइए, क्यूमिंस इंडिया, PB फिनटेक और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की, मैक्स फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर क्या राय बन रही है? ये तीनों स्टॉक तेजी के ट्रेंड में ही चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं PB फिनटेक जो है एक टेक्निकल रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट जोन के आसपास आ रहा है। तो वो जो जोन बनेगा वो है 1950। वहां पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, या ये स्टॉक वहां से स्मूथली ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं, वो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो उसके चलते 1950 के आसपास एक बार PB फिनटेक में प्रॉफिट बुक कर ले। बात करें मैक्स फाइनेंस की, तो मैक्स फाइनेंस में एक टेक्निकल ट्रेंड काफी मजबूत है। 1650 का एक सपोर्ट जोन स्टॉक में बन चुका है, ट्रेडिंग सपोर्ट, और 1800 या 1825 की और स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी मैक्स फाइनेंस। और क्यूमिंस इंडिया की बात करें तो एक सिमिलर पैटर्न है, हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक। टेक्निकली ट्रेंड अभी भी मजबूत है, 4350 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है स्टॉक में, और उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में 4750 तक ऑल टाइम हाई का एक नया लेवल स्टॉक छू सकता है। तो PB फिनटेक जो है यहाँ पर नजरिया जो है वो आपके सामने अक्षय ने रखा, और क्यूमिंस इंडिया जो है वहाँ पर भी आपको एक राय, एक बेहतर राय मिलती हुई। चलिए इन सब के बीच में आप देखिए कि चोला इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं इस वक्त बेहतर माहौल बनता हुआ, और आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पर 0.5%
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि कल की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसी तरह का माहौल था, लेकिन जिस तरह का लगातार एक प्रेशर ये स्टॉक का पिछले 1 महीने से झेल रहा था, वहाँ से एक रिबाउंड हमें नज़र आ रहा है। बताएं अक्षय, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आपको कैसा लग रहा है? जी देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो एक रेंज के दायरे में सीमित है चोलामंडलम फाइनेंस। 1736 का करंट मार्केट प्राइस। तो जो रेंज की मैं जिस बात कर रहा हूँ वो सपोर्ट जोन है आपका 1650 और रेजिस्टेंस है 1790 का। तो इसी रेंज के दायरे में सीमित रहेगा। तो कोई नई फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो आप इसमें ना करें। सपोर्ट पे मिलता है तो डिप बाय ऑन डिप्स वाला सिनारियो बनाए। पर अगर थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक देके 1 मंथ प्लस का आपका होराइजन हो तो बिल्कुल इस स्टॉक का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, होल्ड करके चलना है। और आने वाले दिनों में आपका जो रेजिस्टेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ उसका ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा, जिसके चलते 1850 और 1900 ये दो टारगेट पोटेंशियल पॉसिबली खुलते हुए दिख सकते हैं। तो होल्ड करना है चोलामंडलम फाइनेंस, बस थोड़ा सा टाइम आपको 1 महीने के ऊपर देके चलना है और 1900 के टारगेट के लिए बने रहना है। चलिए, तो थोड़ा सा आपको अपना जो टारगेट का व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ाना होगा। हालांकि नज़रिया पॉजिटिव है, 1900 तक के लक्ष्य आपको थोड़ा सा आप समय और देंगे तो नज़र आ सकते हैं। अक्षय, ज़रा एमआरपीएल को भी अपने रडार पर लेकर आइए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस पे हम देख रहे थे कि लगातार एक बना हुआ था इस स्टॉक में और स्टॉक लगातार दबाव का शिकार हो रहा था। एमआरपीएल में आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या ये किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रही है एमआरपीएल? देखिए, थोड़ा सा सेलिंग दबाव जरूर है शॉर्ट टर्म में। 165 से लेके 155 तक स्टॉक एक तरफा गिरा है। तो थोड़ा ओवरसोल्ड होने के चलते आपको आज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंट्राडे बाउंस दिख पा रहा है। बट थोड़ा सा अगर चार्ट्स को आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ज्यादा कुछ तेजी के असर इस स्टॉक में नहीं बन पा रहे। तो कोई वी शेप की रिकवरी या कोई स्ट्रांग रिकवरी के भी संकेत मुझे इस चार्ट में नहीं दिख पा रहे। 200 दिन का मूविंग एवरेज करीबन 145 के आसपास आ रहा है। तो आने वाले दिनों में और थोड़ी सी गिरावट आपको इस स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है, जिसके चलते शायद 140 या 135 तक भी ये स्टॉक नीचे में चल सकता है। तो फिलहाल अवॉइड करें, ये राय रहेगी एमआरपीएल में। ठीक है, तो दूर रहने की जो रिबाउंड नजर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा आत्मविश्वास नहीं पैदा कर रहा है कि जिसके जरिए इसमें पोजीशन बनाई जा सके। आईटी स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर आएंगे। लगातार जिस तरह से रुपए पर प्रेशर बन रहा है वो कहीं ना कहीं आईटी के लिए एक तरह के फ्यूल का काम कर रहा है। और आईटी शेयरों में देखिए, जैसा मैंने आप शुरुआत में बताया, अगर आप निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सभी जो हैं वो आज चलते हुए नजर नहीं आ रहा है, चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही नहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था कि आईटी में एक जोश नजर आया था और रुपए की वीकनेस जो है वो एक तरह का सपोर्ट का काम कर रही है। अक्षय, पूरे आईटी पॉकेट पर क्या नजरिया बन रहा है और यहां अगर कोई आपकी टॉप पिक हो तो बताइए। जी देखिए, प्रशांत जी, आईटी चलने के कारण सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन था। बाकी अगर आप 1-2 महीने पहले इन पूरे ट्रेंड देखें इन स्टॉक्स का तो एक नेगेटिव ट्रेंड और काफी स्टॉक्स तो सेलिंग प्रेशर काफी हावी था। तो टेक्निकली ये एक ट्रेडिंग रिबाउंड है। और अगर आईटी इंडेक्स जो पूरे एक आईटी पैक का मुझे एक बर्ड्स आई व्यू देगा, उसको मैं अगर देखूं तो करंट लेवल पे थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। एक रेजिस्टेंस के आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस हाई है कि ज्यादा अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में शायद आईटी में ना दिखे। कभी भी स्टॉक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा नया पोजीशन बनाने के लिए आपको आईटी स्पेस में सतर्क रहना है। तो इसमें अगर आपको स्टॉक्स को चुनना है कि सबसे बेहतरीन स्टॉक्स कौन से रहेंगे, तो टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, ये मेरे 2 टॉप पिक्स रहेंगे। तो टेक महिंद्रा 1585 का करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ पे 1700 के पोजीशनल टारगेट्स खुलते हुए दिख रहे हैं। और एचसीएल टेक जो सेकंड स्टॉक जिसकी मैंने बात की है उसमें करीबन 1750 तक पोजीशनल टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स पे टेक्निकली एक थोड़ा 1 मंथ प्लस होल्डिंग का व्यू पॉजिटिव होने जी, के चलते इन वाकई दोनों में आप बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं या होल्ड करके चल सकते हैं।
बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका इस अहम जानकारी के लिए और इसके साथ ही दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल बढ़ें आगे और यहाँ पर आपको एक विशेष जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय कम है, फटाफट से अपनी कॉल बताइए आज के भारतीय स्टॉक के लिए। लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति है। निजी क्षेत्र की एक छोटी मझौली बैंक है फेडरल बैंक। एक छोटा डिस्क्लोजर के जो भी निवेश लायक रणनीति आज रखी आपके कार्यक्रम में, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजीत तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स के देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो फेडरल बैंक 285 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए, राय देने के लिए। 285 के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया, लंबी अवधि का, फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह गौरांग सर की तरफ से। बहरहाल मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए कमोडिटी की तमाम अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।